हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम से जो आपका सब्जेक्ट है एईसी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 हिंदी मीडियम में इसकी यूनिट 3 करवाने वाला हूँ। इजी समरी होगी और इसमें मेन टॉपिक्स जो हैं इस यूनिट से वो मैं कवर करूँगा। आपके एग्जाम से पहले बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपको मेन टॉपिक्स एक बार ही रिवाइज हो जाएंगे और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है टेलीग्राम पे और वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर से, जो यूनिट में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जल चक्र। मीन्स जो ये वाटर का साइकिल होता है कि हमारे पर्यावरण में पानी कैसे पूरा घूमता है, ये हमें समझना है। सबसे पहले वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। ये कब होता है? जब सूर्य जो होता है वो नदियों, झीलों और महासागरों में पानी को गर्म करता है। मीन्स ये जो नदियाँ होती हैं, जब ये सूरज इन पानी को गर्म करता है तो वो पानी जो है वो भाप के रूप में बदलता है और वो भाप फिर ऊपर उठती है। सबसे पहला प्रोसेस तो ये होता है कि सूरज जो होता है वो पानी को गर्म करता है और वो भाप बन के पानी ऊपर उठता है। इसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। फिर संघनन की प्रक्रिया होती है। तो जब ये वाष्प यानी कि जो भाप होती है जब आकाश के ऊपर ऊपर जाती है तो वो भाप जब ठंडी होती है तो वापस वो छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है जो भाप उठी होती है और ये बूंदें फिर इकट्ठी होकर बादल बनाती हैं। दूसरा प्रोसेस समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे अगला प्रोसेस होता है वर्षा का। जब बादल जो होता है वो पानी की बूंदों से भारी हो जाता है तो वो बारिश, बर्फ और ओले के रूप में फिर नीचे गिरता है। इसको पृथ्वी पर जब गिरता है तो हम बारिश कहते हैं। फिर संग्रहण होता है। मीन्स जब ये बारिश होती है पृथ्वी पर तो नदियों में, झीलों में और महासागरों में ये पानी वापस जाता है और फिर जैसे ही सूर्य पानी को गर्म करता है फिर ये चक्र शुरू हो जाता है। मीन्स आपका पानी गर्म होता है, ऊपर उठता है, भाप बनती है, ऊपर जाके ठंडा होता है, वापस बूंदों के रूप में आ जाता है, फिर बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं, फिर ये जब भारी हो जाता है बूंदों से बादल, फिर ये नीचे बरसता है, फिर ये ऊपर जाता है। यही चक्र आपका चलता रहता है। अगला चक्र है कार्बन चक्र। आई होप जल चक्र तो आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन चक्र में क्या होता है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सो पौधे क्या करते हैं? हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। कैसे? जो पौधे होते हैं वो सूर्य का प्रकाश जो है वो लेते हैं, ठीक है, मतलब सूरज से ही वो अपना खाना बनाते हैं और इसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलाते हैं और अपने लिए भोजन बनाते हैं। मीन्स जो आप पौधों को पानी डालते हो और जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को मिल रहा है एनवायरनमेंट से, उसी को ही वो अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर है जानवर पौधे को खाते हैं। ठीक है, अब जानवर जो होते हैं आपको पता है पौधों को खाते हैं, तो इस प्रकार वे पौधों में जितना भी कार्बन होता है वो अब जानवरों के अंदर चला जाता है। सबसे पहले तो वो कार्बन आपका पेड़ पौधों में होता है, फिर जब जानवर पेड़ पौधों को खाते हैं तो वो कार्बन जानवरों के अंदर पहुंच जाता है। देन उसके बाद क्या होता है? सांस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब आप अपने ये ब्रीथिंग का वो करते हो प्रोसेस, तो जब जानवर या मनुष्य सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस हवा में छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में और ये हमारा चलता रहता है। फिर क्या होता है कि जब पौधे और जानवर मर जाते हैं, ठीक है, तो उनके शरीर बैक्टीरिया और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनके शरीर को तोड़ देते हैं और ये प्रक्रिया कार्बन को मिट्टी में लौटा देती है। फिर जो उनके अंदर जो जितना भी कार्बन होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। फिर जीवाश्मीकरण होता है। होता क्या है कि भाई कभी कभी ये जो पौधे मर जाते हैं, जो जानवर होते हैं, ये कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का रूप ले लेते हैं आगे चलकर बहुत लंबे समय बाद, लाखों हजारों साल बाद। और जब हम इन जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो हम वायुमंडल में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपने कभी देखा है कोयला जलाते हैं काला धुआं निकलता है, या जो हम पेट्रोल का यूज करते हैं जलाते हैं तो काला धुआं निकलता है? ये क्यों होता है? ये कार्बन निकलता है जो हवा में जाता है। ये कार्बन कहाँ से आता है? क्योंकि ये जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं ये कार्बन अपना मिला लेते हैं मिट्टी में। समझ आ गया आपको? फिर उसके बाद क्या होता है? महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अब महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है? देखो, महासागर भी यह होता क्या है कि हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो समुद्रों के अंदर मिलता है। इससे वातावरण में जो कार्बन जो होता है वो थोड़ा थोड़ा समुद्रों में भी मिलता रहता है। फिर पौधों पर लौटता है। कैसे? जो कार्बन हवा में है या फिर पानी में घुल जाता है वही फिर बाद में पौधों में वापस आ जाता है जब आप पौधों को पानी दे रहे हो या पौधे जो अपना खाना बना रहे हैं। फिर यही कार्बन का चक्र चलता रहता है, इसको कार्बन चक्र कहा जाता है।
अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। देखो इसमें ना कुछ चक्र हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं। सो नाइट्रोजन में क्या होता है, सबसे पहले हवा से देखो हवा में बहुत सारी गैसें होती है, नाइट्रोजन उसमें से एक है। सो नाइट्रोजन गैस को ऐसे रूप में बदल दिया जाता है जिसका उपयोग पौधे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो बिजली या फिर कोई बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन गैस को अमोनिया या फिर नाइट्रेट में बदलने में मदद करता है बिजली वगैरह से, या जो बैक्टीरियाज होते हैं वो। फिर क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो प्रोटीन और अन्य आवश्यक अणुओं के निर्माण के लिए मिट्टी में से नाइट्रोजन खींचते हैं। जो मिट्टी में जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से अपना नाइट्रोजन लेते हैं। जो पौधों की जड़ें होती है ना, वहां से नाइट्रोजन आता है पौधों के अंदर। फिर क्या होता है, अब जो पशु होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन कैसे जाता है? भाई देखो, जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों वाला फिर नाइट्रोजन जानवरों के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब पौधे और जानवर मर जाते हैं, तो जब बैक्टीरिया और बाकी छोटे कीड़े मकोड़े उनके शरीर को खत्म करते हैं, सो फिर वो नाइट्रोजन वापस जो है मिट्टी में मिल जाता है। सो ये नाइट्रोजन के बारे में चलता रहता है। फिर क्या होता है कि अमोनिया अमोनियम, इसमें वो चेंज हो जाता है। कैसे? जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अमोनिया को अमोनियम में बदल देते हैं, जिसका उपयोग फिर पौधे करते हैं। फिर वो वापस से जब मिट्टी में जाता है, फिर वो पौधों में आता है, फिर वो ऐसे जानवर खाता है पौधे को। सो यही प्रोसेस चलता रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है। इसका मतलब होता है अमोनियम नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में ये परिवर्तन करते हैं, मीन जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं वही ये नाइट्रोजन वाला काम कर रहे होते हैं। फिर विनाइट्रीकरण होता है। कैसे? ये चक्र पूरा करते हुए नाइट्रेट्स जो होते हैं, छोटे छोटे नाइट्रेट्स जो होते हैं, वो वापस नाइट्रोजन गैस में बदल जाते हैं। जैसे कुछ जीवाणु जो होते हैं वो विनाइट्रीकरण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस को वापस वायुमंडल में छोड़ते हैं। सो ये आपका पूरा प्रोसेस नाइट्रोजन का चलता है। नाइट्रोजन वाला थोड़ा सा हो सकता है आपको टेक्निकली टफ लग रहा हो, इसमें बीच बीच में नाइट्रेट नाइट्रोजन, तो आप यही समझ लो नाइट्रेट उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली इतना ही आपको याद रखना है। ये 3 चक्र थे। अब अगला टॉपिक है हमारा खाद्य श्रृंखला। देखो खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है आपकी जो फूड चेन होती है, कि हर जानवर को कोई ना कोई खाने के लिए बैठा होता है। जैसे सबसे पहले मान लो घास होती है। ठीक है, अब जो घास है वो अपने खाने को खुद बनाता है, जो भी आपका जो पेड़ पौधा है। ठीक है, लेकिन इस घास को, पेड़ पौधे को कोई टिड्डी होगी जो खा रही होगी। अब ये जो टिड्डी है इसको खाने के लिए कोई पक्षी होगा, ये पक्षी है, इस पक्षी को खाने के लिए कोई सांप बैठा होगा, सांप को खाने के लिए उल्लू बैठा होगा। ठीक है, और इस तरीके से जब उल्लू मर जाएगा तो जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको खाएंगे। सो एक दूसरे को आप खाने की ये जो चेन होती है, इसी को ही आप खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जिससे कि ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो सबसे पहले उत्पादक आते हैं। ठीक है, जो किसी पर आश्रित नहीं होते, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, पौधे वगैरह हो गए। फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, जो कि सबसे पहले इनको जो यूज करते हैं, तो शाकाहारी होंगे भाई, क्योंकि पेड़ पौधों को सबसे पहले शाकाहारी यूज करते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, जो शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जो मांसाहारी और अन्य मांसाहारियों को खाते हैं। और उसके बाद डिकम्पोजर्स होते हैं, जो जानवर मर जाते हैं उनको कार्बन में तोड़ते हैं। वो कैसे? मान लो कोई जानवर की बॉडी है, वो मर गई, ठीक है, बॉडी खत्म, सो वो धीरे धीरे बॉडी गल के मिट्टी में मिल जाती है। सो वो उसी को ही कार्बनिक आप कह सकते हो, कि वो कार्बन टूटते हैं उसके बैक्टीरिया की वजह से। सो ये आपका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, कि मान लो कोई हरा पेड़ पौधा था, इसको किसी बकरी ने खाया, बकरी को कोई लोमड़ा खा गया, लोमड़े को किसी शेर ने खा लिया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि कोई ये रैबिट था। ठीक है, रैबिट को किसी जो है बिल्ली ने खा लिया, बिल्ली को कोई शेर खा गया। इसी तरीके से मान लो कि ये जो चूहा है इसको किसी सांप ने खाया, सांप को कोई चील या बाज उठाकर ले गया। ये आपका खाद्य जाल है। मीन्स ये बहुत सारे फूड वेब हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब अलग अलग बन रहे हैं फूड चेन्स। कोई एक नहीं है कि एक घास है, फिर टिड्डी है, फिर उसके बाद कोई बकरी है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर्स चेंज भी हो सकते हैं। तो इसको आप खाद्य श्रृंखला नहीं, खाद्य जाल कहोगे इस वाले को। ठीक है, और इसी तरीके से जो मतलब एनर्जी का फ्लो होता है वो चलता है, ऊर्जा का प्रवाह इसी तरीके से होता है कि सबसे पहले जो है आपके उत्पादक होते हैं, उत्पादकों को फिर कोई ना कोई प्राथमिक जो कंज्यूमर होता है वो कंज्यूम करता है, फिर उसको कोई कंज्यूम करता है, फिर उसको कोई कंज्यूम करता है, और इसी तरीके से ही आपका पूरा चलता है सिस्टम। अगर आपको वीडियो समझ आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।